हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे पिछली वीडियो में देखा था कि हम कोई भी क्वेश्चन, चाहे कितना ही मुश्किल हो फिजिक्स का क्वेश्चन, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, तो आप कोई भी क्वेश्चन चाहे एडवांस हो चाहे आईए रोड हो, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मेरा एक पेपर क्वेश्चन पॉइंट मिस हो गया था कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो मैंने जो किताबें पढ़ी थी वो थी रेज़निक हैलिडे, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, सीयर्स एंड ज़ीमैन्स्की, यूनिवर्सिटी फिजिक्स एंड एच.सी. बम्बा वॉल 1 वॉल 2। तो बेसिकली ये आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज को बढ़ाएंगे, जिससे आपको अगर कोई थ्योरेटिकली कंसेप्चुअल डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर टाइमली प्रैक्टिस के लिए मैं यूजुअली एचसीवी के ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 करता था, जो थ्योरी के लिए बहुत अच्छे हैं, और कंसेप्चुअल नॉलेज जैसे कि जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं होते कि इमेजिन करो या वगैरह, वो सब टाइप के क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे आपके। फिर नीट पीवाईक्यू भी करता था और जेई मेंस की पीवाईक्यू भी करना है। ये सारे पीवाईक्यू करते हैं टाइमली मैनर में, एक ही सिटिंग में करना है और आपको क्लॉक लगा के करना है, ताकि वो पता चले कि मैं इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस कर देता हूँ। तो आपकी स्पीड आपको पता चल जाएगी कितना। अच्छा, जब ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाए तभी, वो भी अगर तुम्हें सफिशिएंट टाइम मिले, सैक्रिफाइस नहीं करना कुछ और, पहले ये तीनों कंप्लीट करने हैं हर एक सब्जेक्ट के। अगर टाइम मिले तो ही इन पे जाना, एडवांस के पीवाईक्यूज पे, वरना मत जाना। तो इसके बावजूद हम लाए हैं आपके लिए आज रीनीट के पेपर के 5 क्वेश्चंस। मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करा मैंने और उसकी अप्रोच के लिए मैंने एग्जाम में, तो वो बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी आप क्वेश्चन देखें तो पहले साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें आपको पता चल रही हैं। मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट। स्फेरिकल बॉल्स ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट डेंसिटीज यूज हो रही हैं, एंड द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विद द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फेयर ऑफ बॉल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगना है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेयर जो एक लिक्विड में ट्रैवल कर रही है। हमें पता है क्या होता है वो फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू 2r² g सिग्मा माइनस रो अपॉन 9 ईटा। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें से हमें ब्रैकेट में से रो कॉमन लेना है। तो v इज इक्वल्स टू 2r² g रो अपॉन 9 ईटा ब्रैकेट सिग्मा अपॉन रो माइनस 1। तो ये जो चीज़ है, ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, सारी चीज़ें कांस्टेंट है इसके अंदर एक लिक्विड के लिए। तो ये लिख सकते हैं हम v इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c सिग्मा अपॉन रो माइनस 1। तो इसके अंदर अब ये जो टर्म है हमारी सिग्मा अपॉन रो, ये x एक्सिस के लॉन्ग है, एंड दिस v इज अलोंग y एक्सिस। ये जो रखा है ना, v y एक्सिस के लॉन्ग एंड सिग्मा अपॉन रो z एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर आप इसको लिखें तो ये y इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस सी। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप c है एंड इसका जो इंटरसेप्ट है वो y एक्सिस पे माइनस c पे होगा। तो अब देखें, और एक और चीज़, ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जब सिग्मा अपॉन रो 1 होगा तो इसका मतलब v 0 होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन से केस में है कि जब सिग्मा अपॉन रो 1 हो तो v 0 हो? गलत गलत गलत, यही आंसर है। ठीक है, ये हमारी अप्रोच हो गई इस क्वेश्चन की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इसमें ये लगा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है एक स्फेयर की जो लिक्विड के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, फोटोइलेक्ट्रिक क्वेश्चन है, सच दैट फोटोइलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड if the power of the light source starts to decrease linearly with time t, then variation of photocurrent with and magnitude of stopping potential with time is best represented by। ठीक है, तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली ये लगना है कि जो भी हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है that is only dependent upon the frequency of the light emitted by the source. It is not dependent on the intensity of the source। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि v। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इसमें बेस। और
हमने अभी बोला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, तो अगर हम पावर को कम ज़्यादा करें, इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करें विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा वी पे। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर डिक्रीजिंग दिखा रखा है। थर्ड ऑप्शन में भी डिक्रीजिंग दिखा रखा है। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बचा। अब जो फोटो करंट है, फोटो करंट आई, ये तो प्रोपोर्शनल होता है आपके इंटेंसिटी के, वही मतलब इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो अगर पावर कम कर रहे हो आप तो सोर्स की इंटेंसिटी कम हो रही है, और लीनियरली हम कम कर रहे हैं, तो मतलब हमारा फोटो करंट भी डिक्रीज होना चाहिए। समझ रहे हो? तो इसलिए हमारा आंसर 1 आ जाएगा इसके अंदर। तो ये एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब आगे आते हैं। अच्छा, एक बात नोटिस करना भाई, ये जो सारे क्वेश्चन मैं अभी दूंगा, आगे भी आपको दिखाऊंगा, ये थोड़े ग्राफ वाले क्वेश्चन, थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन हैं। तो आपकी जो बेसिक मैथ्स है, जबकि बेसिक मैथ जैसे कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स को आइडेंटिफाई करना, जल्दी जल्दी ग्राफ्स का प्रिडिक्ट करना कि इक्वेशन दे दी तो कैसा ग्राफ होगा, या फिर ग्राफ है तो कैसी इक्वेशन होगी, तो वो स्किल होना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, नीट की फिजिक्स के हिसाब से भी, क्योंकि रिसेंटली थोड़े ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपकी ये स्किल अच्छी होगी तो आपको पेपर में कम टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन। वाटर फ्लोज इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप। अच्छा, हॉरिजॉन्टल पाइप है भाई। प्रेशर डिफरेंस ऑफ द वाटर बिटवीन पी एंड क्यू इज 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया हमें दे रखा है पी और क्यू का 40 एंड 20, और उसने पूछा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप। ठीक है, तो ये हमारा पी क्रॉस सेक्शन है और ये हमारा क्यू क्रॉस सेक्शन है। ये हमें दे रखा है 20 और ये दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों कीप इन माइंड, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। क्या होती है? a1v1 इक्वल टू a2v2, तो मतलब a एट p, एरिया ऑफ p क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी एट p क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू एरिया एट q क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी एट q क्रॉस सेक्शन। तो इसके अंदर हमें एरिया दे रखा है 40 इंटू v ऑफ p इज इक्वल्स टू 20 इंटू v ऑफ q। तो इससे हमारी एक रिलेशन तो आ गया कि वी क्यू इज इक्वल्स टू 2vp, की वेलोसिटी q क्रॉस सेक्शन पे डबल होगी p क्रॉस सेक्शन से कंपेयर में। अब हम लगा देते हैं p और q के क्रॉस बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। एक बात ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये देखिए लिखा हुआ, तो क्या होगा कि इसका जो जो हमारा रो जी एच वाला फैक्टर होता है p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, तो जो रो जी एच वाला फैक्टर है वो दोनों तरफ से कट जाएगा क्योंकि दोनों की हाइट सेम ही है, हॉरिजॉन्टल पाइप है ना क्योंकि। तो अब हम लगाते हैं प्रेशर एट p प्लस हाफ रो वी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रेशर एट q प्लस हाफ रो वी क्यू स्क्वायर। तो अब हम लिख सकते हैं p एट प्रेशर एट p माइनस प्रेशर एट q इज इक्वल्स टू हाफ रो वेलोसिटी एट q स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट p स्क्वायर। ये हमें दे रखा है डिफरेंस इन प्रेशर 15, तो 15 इज इक्वल्स टू हाफ रो। अब हमें वी क्यू का रिलेशन पता है वीपी के टर्म्स में, तो मैं वी क्यू की जगह वीपी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो 4vp स्क्वायर माइनस वीपी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 3/2 रो वीपी स्क्वायर 15। तो अब हम इसमें से काटेंगे तो ये आएगा हमारा वीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10/रो, मतलब कि 1/100, क्योंकि हमें डेंसिटी दे रखी है वाटर की 1000। तो अब इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो वीपी आएगा हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा वीपी। हमने अब हमने वीपी मतलब हमने पी क्रॉस सेक्शन पे हमने वेलोसिटी निकाली है। तो अब हमने पी पे वेलोसिटी निकाल ली, हमें पी का एरिया पता है, तो हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकाल सकते हैं थ्रू द पाइप। और हमें ध्यान रखना, हमें सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में पूछा है, तो हमें यूनिट्स ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो निकाल सकते हैं रेट कितना हुआ हमारा,
हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया था और 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है ये रहा। तो एक और क्वेश्चन हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये था बेसिकली आपको पहले इक्वेशन निकालनी थी, दोनों का रिलेशन निकालना था वी क्यू और वीपी के बीच में बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एंड देन बर्नौली लगाना था, तो उससे हमारा आंसर आया था। देन आते हैं हम इस पॉइंट पे, अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, is taken slowly through an infinitesimally thin tube that is inside a charged dielectric sphere of radius r. Okay, इसकी भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है रो. The initial and final positions of the charge are marked by A and B positions at distances 2r and 3r from the center. In this process, the magnitude of total work done on the point charge is, ठीक है भाई, तो हमसे पूछा गया है कि इसमें जो पार्टिकल है उस पर कितना वर्क डन हुआ। तो हमने पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। ये क्यों भाई? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, दिस इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन दे रखी है ना हमें, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसलिए हम लगा सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या लिख सकते हैं हम? Q इंटू डेल्टा वी, मतलब कि Q इंटू वी बी माइनस वी ए। पर क्योंकि हमें दे रखा है कि इस केस में जो पार्टिकल हम मूव कर रहे हैं दैट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए सीधा आगे Q की जगह 1 आ जाएगा, यानी कि वी बी माइनस वी ए निकालना है बस। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो W आ जाएगा हमारे पास। वी बी हमारा कितना है? वी बी हमसे मान लेते हैं कि अभी स्फीयर पे टोटल चार्ज Q है, मैं चार्ज डेंसिटी नहीं बोल रहा, मैं टोटल चार्ज Q मान रहा हूँ इसके ऊपर। तो वी बी पे पोटेंशियल कितना होगा? क्योंकि भाई ये स्फीयर है तो हम सारा चार्ज सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज ले सकते हैं इसको, तो फिर ये हमारा आ जाएगा के क्यू अपॉन 3r। फिर ए पे कितना है? वो 2r डिस्टेंस पे, तो माइनस के क्यू अपॉन 2r, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के क्यू अपॉन 6r। ठीक है, अब हमें पता है कि Q जो होगा, Q इज इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम। रो है हमारी चार्ज डेंसिटी, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम इसके अंदर रख सकते हैं ये वैल्यू, और हमें K की भी वैल्यू पता है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब, एक सेकेंड, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू 1/6r। r से r कट गया एंड 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस रो आर स्क्वायर अपॉन 18 एप्सिलॉन नॉट। हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन, तो इसका बस तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास रो आर स्क्वायर अपॉन 18 एप्सिलॉन नॉट। तो कंपेयरिंग रो आर स्क्वायर बाई एन एप्सिलॉन नॉट एंड द आंसर वी गॉट, हमारे पास एन की वैल्यू 18 आ जाती है। एक और क्वेश्चन हो गया। तो बेसिकली इसके अंदर कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग समथिंग फ्रॉम दैट from A to B is equals to the change in potential energy. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। Conducting loop of finite resistance lies on the xy plane and there is a constant magnetic field in z direction. दे रखा है हमें। The area of the loop is this, okay, and the figure that correctly indicates the qualitative behavior of the power dissipated. ठीक है भाई, तो इसके अंदर हम लगा सकते हैं, बेसिकली मान लेते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो B है, तो हमारे पास फाई आ जाएगा B वेक्टर डॉट A वेक्टर। पर क्योंकि जो मान लीजिए ये XY प्लेन है, तो जो लूप का प्लेन है वो ये है,
तो जो एरिया वेक्टर होगा वो तो जेड एक्सिस के लॉन्ग ही होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं सीधा, और बी भी हमारा जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो बी है, क्योंकि एंगल 0 है उनके बीच में। तो हम लिख सकते हैं बी ए नॉट 1 प्लस साइन टी, ये हमारा फाई आ गया। अब हमें पता है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग कि E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बॉन्ड डी टी, तो मतलब कि माइनस बी ए नॉट कॉस टी। इसको डिफरेंशिएट तो करना है बस एक बार। फिर हम लिख सकते हैं कि हमें पता है कि जो हीट डिसिपेटेड होगी पावर P, वो होगा हमारा ई स्क्वायर अपॉन आर, वही वी स्क्वायर अपॉन आर या ई स्क्वायर अपॉन आर। तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अपॉन आर। अब इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ तो पूरी कांस्टेंट है, बी स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर अपॉन आर, सिर्फ कॉस स्क्वायर टी टाइम वेरिएबल है। तो हमें बस कॉस स्क्वायर टी का ग्राफ पता लगाना है कि कैसा होता है कॉस स्क्वायर टी का ग्राफ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाई कॉस स्क्वायर टी का ग्राफ ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता, तो 3 और 4 तो गलत हो गए ऑप्शंस, 1 और 2 बचा। अब आप एक बार वैल्यू पुट करके देख लो, मान लो कि t इक्वल टू 0 ले लेते हैं हम, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर 0, तो ये तो 0 नहीं सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो मतलब हमारा जो पावर है वो t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम से शुरू होना चाहिए, ना कि 0 से। तो अब इस फर्स्ट ऑप्शन में देखो, यहाँ पे पावर 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर सेकंड बन जाता है इस केस के अंदर। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन था, और इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट था फैराडेज लॉ कि E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली 5 क्वेश्चंस करे हैं रीनी 2026 फिजिक्स के। इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस स्पेशली लाया था जो ग्राफ वाले हैं, आपको समझाने के लिए कि आपकी बेसिक मैथ्स, ग्राफ की नॉलेज, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस वगैरह स्ट्रांग होना चाहिए नीट के लिए भी। जितनी स्ट्रांग होगी उतना आपको एज मिलेगा कि आपको फिजिक्स ईजी लगेगी और फिजिक्स जल्दी सॉल्व हो जाएगी आपके पेपर में। तो विद दैट आई एंड टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई सजेशंस हो, तो प्लीज लीव देम इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।